हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपके दिवाली के ब्रेक अब खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। और आज से अपनी क्लासेस वापस शुरू हो रही हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपको मालूम ही है इकोलॉजी की पूरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस चैप्टर इज डाटा बेस्ड चैप्टर। तो आप डाटा अगर अच्छी तरह से याद रख पाते हैं तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके 2 या 3 क्वेश्चंस, वो आप इजीली क्या कर पाएंगे, नीट में परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की ओर। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, एज यू ऑल नो, बायोलॉजी मीन्स व्हाट? लिविंग organism and versity, that is the variable form। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरिएबल फॉर्म्स पाए जा रहे हैं हम उसको क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? दैट इज द वेरिएशंस इन लिविंग फॉर्म। जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं उनके अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बायोडाइवर्सिटी। और आप इसको कह सकते हो वेरिएशन इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग तरह की जो लाइफ फॉर्म्स है, कोई मोनेरा है, कोई प्रोटिस्टा है, कोई प्लांटिया है, कोई एनिमेलिया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इन जीन पूल। सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल राइट डेफिनेशन जो है, एक्यूरेट, अगर मैं कहूं कि इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो बायोडाइवर्सिटी को सिग्निफाई कर रही है, दैट इज द वेरिएशन इन जीन पूल। तो बायोडाइवर्सिटी आपको क्या बताती है? बायोडाइवर्सिटी आपको बताती है कि देयर मस्ट बी व्हाट? हेटेरोजेनिसिटी। सभी के बीच में क्या होना चाहिए? वेरिएशंस होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्म्स होने चाहिए। इसी को ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आप घर से बाहर निकले, आपने जितनी भी वेरिएबल लाइफ फॉर्म्स देखी, ठीक है ना, चाहे वो बर्ड थी, चाहे वो एप था, एप तो आपको मिलेगा नहीं, एवीज थे, वो बर्ड्स में आ गई आपकी, चाहे आपने आर्थ्रोपोडा बाहर देखा हो, और क्या कहते हैं, हो सकता है आपने मैमेलिया भी बाहर देखा हो, दूसरे बहुत सारे मैमल्स वही आपके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं। कोई एशियाटिक है, कोई यूरोपियन है, कोई निग्रो है, इसमें भी वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस तो आपको हर जगह ही मिलेंगी। तो बायोडाइवर्सिटी आपको हर जगह क्या हो रही है? मिल रही है, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या शो करती है? हेटेरोजेनिसिटी शो करती है। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे बेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है वो कौन है? विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो विटेकर विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या शो कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। अब आप देखिए कितने किंगडम्स हैं? 5 किंगडम्स हैं, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। अब मैं कहूं ये डिफरेंट है तो आप कहोगे यस, लेकिन आप देखिए ये दोनों ही क्या है? यूनिसेलुलर। और ये क्या है? तीनों मल्टी सेलुलर। फिर आप कहोगे ये कहां डिफरेंट हुए? नहीं, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर। अगेन देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज हेटेरोजेनिसिटी। कैसे हुई वो? देखो आप, मोनेरा जो है, इसको हम अलग कर देते हैं। मोनेरा जो है वो क्या है? दैट इज द प्रोकैरियोट। क्लियर? और प्रोटिस्टा क्या है? दैट इज यूकैरियोट। तो आप ये कह तो रहे हो कि यहां ये यूनिसेलुलर है, आपने कहा कि होमोजेनिसिटी आ गई, बट नहीं, ये यूनिसेलुलर है बट अलग अलग फॉर्म्स है। एक प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है।
ये मल्टीसेलुलर है बट इनका न्यूट्रिशन डिफरेंट है। अगर हम फंजाई को लेते हैं तो वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, ये भी हम मानते हैं। ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक, प्लांटिया, ये भी हम जानते हैं। एनिमेलिया क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। तो आप कहोगे कि भाई ये दोनों तो वापस मिल गए, फंजाई और एनिमेलिया, बट नो, अगेन देयर इज अ डिफरेंस। हेट्रोट्रॉफिक में भी ये कौन से हैं, सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि जो डेड और डिके के ऊपर जो लगते हैं उसके बाद में उससे न्यूट्रिएंट डिकम्पोजर्स जिसे अपन कहेंगे। हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक यानी कि प्रीडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जिसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, आप जानते हो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आगे 5 स्टेप। आपने इसको क्या कहा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने ये बताया कि हाँ भाई देयर इज ए बायोडाइवर्सिटी, कौन था, जिसने पॉपुलराइज करा किस वर्ड को, बायोडाइवर्सिटी को। सो वर्ड बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय, किसके द्वारा हुआ है ये, दैट इज एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। तो एडवर्ड विल्सन जो है उसने सबसे पहले ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो बहुत कॉमन सा लग रहा है आपको, इसको कॉमन बनाने में सबसे बड़ा काम करा है किसने, एडवर्ड विल्सन ने। अब आप देखिए, आपने कहा वेरिएशन इन जीन पूल, हेट्रोजेनिसिटी, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने एग्जांपल फॉर्म में लिया कि जो शो कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड जेनर ने ये बताया कि हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म को ही नहीं कहते कि हाँ उसके अंदर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो दूसरे ऑर्गन्स बना रहे हो, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स ले लो, उनके अंदर भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आपको ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगी और हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मिलेगी। क्लियर? इसको हम एक बार और देख लेते हैं। यस, तो एडवर्ड विल्सन ने ये बताया, एडवर्ड विल्सन का ध्यान रखना, इसका नाम जो है एडवर्ड जेनर से बहुत रिजेंबल करता है। तो कई बार मेरे मुंह से एडवर्ड जेनर भी निकल जाता है, बट आप कंफ्यूज ना हो, जेनर का दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं है बायोडाइवर्सिटी से। विल्सन का जरूर काम रहा है किसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलर बनाने में। तो एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी इज not only at organism level, not only at organism level, but also at every step of biological organization, also at every step of level of organization, biological organization से ज्यादा बेटर रहेगा, level of organization। अब देखो हम इसको करते हैं प्रूफ, जो एडवर्ड विल्सन का था, ना कि एडवर्ड जेनर का। क्या इसका प्रूफ है? आपको मालूम है कि बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर के अंदर क्लास 11th में। बायोमोलिक्यूल्स स्पेशली हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, या इसके साथ साथ में हम ले लेते हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड, हम ले लेते हैं प्रोटीन्स,
हम ले लेते हैं लिपिड्स। ये सारे के सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर। सो दैट मेक्स द सेल। बायोमोलिक्यूल से ही तो सेल बना। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से क्या बना? दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बना? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बना? आप जानते हैं, दैट इज बायोम। तो भाई वेरिएशंस तो हर जगह है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अगर सबके अंदर एक ही जैसे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सभी में एक ही जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनका डिफरेंस है, उनकी कंपोजिशन में उनका डिफरेंस है। सेम सेल भी अलग है, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, माइक्रोब सेल अलग है, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो अलग है। तो सारी चीजें क्या है? अलग अलग है। तो डाइवर्सिटी आप देखेंगे नॉट ओनली एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। ये कहना कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट इज diversity form at every step of the level of the organization is the correct sentence. Okay, तो आप इतना ध्यान रख रहे, every step। लो जी भाई, यहां पर कहां से आ गया? every step of level of organization के अंदर आपको क्या मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आपको हर स्टेप के अंदर मिल रही है, वेदर इट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल स्टेप, वेदर इज एट सेलुलर लेवल। टिश्यू में देखिए आप, टिश्यू डिफरेंट टिश्यू, आप देखो नर्वस टिश्यू, आप देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, आप देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, आप देखेंगे दूसरी तरह के टिश्यू। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं। तो भाई बायोडाइवर्सिटी तो सब जगह है, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए जो मिस्टर एडवर्ड विल्सन का कहना था, ठीक है। अब एडवर्ड विल्सन के अलावा आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के अंदर कुछ डेटा दे रखे हैं। वो डेटा क्या है? मोर देन 20,000 कौन है? एंड्स, चींटियां, ठीक है ना। मोर देन 20, सेम डाटा, 20,000 क्या है? ऑर्किड्स। आप जानते होंगे, आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे एंजियोस्पर्म्स हैं, ये बहुत सुंदर फ्लावर्स जो है इसमें खिलते हैं आपको, ठीक है। अब इसी के अलावा 3 लाख, ये क्या बता रहा है? बीटल्स। और इसी के साथ में एक और इन्होंने लिया है, बीटल्स के अलावा 28,000 फिशेस। तो कुछ डेटा इन्होंने दिए आपके एनसीईआरटी। भाई इस 3 लाख को भी हम 5 जीरो लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा क्यों लिखें? ओके, 3 लाख बीटल्स हैं, 28,000 फिशेस हैं, 20,000 ऑर्किड्स फ्लावर हैं, और 20,000 नॉट ऑर्किड्स फ्लावर, ऑर्किड्स प्लांट्स हैं, 20,000 एंड्स हैं। ये कुछ डेटा एनसीईआरटी खुद मेंशन कर रही है। ये क्या शो कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंग कैसी है वो आपको पता चल गया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की है वो हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, सो दैट इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सी? जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, species biodiversity, ecological biodiversity are the 3 major types of biodiversity. सबसे फर्स्ट हम लेंगे that is genetic biodiversity.
That means variations in the gene is known as what? Genetic biodiversity. So variation in gene in a species is called genetic biodiversity. ज्यादा accurate है. So what is genetic biodiversity? Variation in genes. genes में वेरिएशन है. genes of a species is called genetic biodiversity. अब आप देखिए, एक स्पीशीज में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर रह रहे हैं, बिकॉज उनकी जीन्स क्या है? डिफरेंट है. हम एग्जांपल्स लेंगे. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जीन्स हैं वो कितनी है? दैट इज 30 to 35,000. 30,000 to 35,000 जीन्स किसके अंदर है? ह्यूमन बीइंग के अंदर है. अगर हम बात करते हैं इस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया की, ठीक है ना, ई कोलाई, 3000 जीन्स जो हैं वो किसके अंदर हैं? ई कोलाई में. अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, दैट इज द माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा हैव 500 to 700 जीन. आपको तो याद ही होगा ई कोलाई के अंदर आपको मालूम है कि जो 3000 जीन्स हैं उसमें आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा था. याद आया? लैक ओपेरॉन के अंदर 3 जीन्स थी, ZYA, जो किसका सिंथेसिस कर रही थी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y permease, A ट्रांसएसिटाइलेज. अब आप देखिए, तो यहां पर जितने भी जीन्स हैं वो सब क्या हैं? डिफरेंट है. तो डिफरेंट जीन्स हुई तो वेरिएशंस आए. तो वेरिएशंस ना सिर्फ जीन में है, वेरिएशंस एलीली में भी है, ठीक है ना. सो देयर इज वेरिएशंस इन एलीली, वेरिएशन इन एलीली. एग्जाम्पल हम लेंगे, किसकी लेंगे हम एग्जाम्पल? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ग्रुप जो कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलिलिज्म. इसके अंदर आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुप की जीन को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसके अंदर 6 क्या है? जीनोटाइप, जो डिफरेंट क्या है? ब्लड ग्रुप को सिग्निफाई कर रहे हैं, जैसे कि आई ए, आई बी, आई आई, आई ए बी, ए ए, बी बी, आई आई, आई ए बी. तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द जीन हैविंग ए डिफरेंट एलीलीज. तो ये डिफरेंट एलीली को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं. मैंने इसको ऐसे लिख दिया है. इससे बेटर तरीका ये रहेगा कि मैं इसको इस तरह से लिखूं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आई ए, आई बी, आई बी, आई आई, आई आई, आई ए, आई बी. तो ये क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल हैं. तो डिफरेंट एलिलिज्म में वेरिएशन आया, तो ये क्या शो कर रहा है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. अगर हम सेम उसमें बात करते हैं, क्या कहते हैं, सेम अगर एलीली में बात ना करके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पूरे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये भी मालूम होगा देयर इज वेरिएशन इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मेल्स जो हैं they have XY chromosome and females have XX. यानी कि आपको एक ही ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर भी डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मिला. 50%
जरूरी नहीं 50%, आपको मेल का अलग मिला XY और फीमेल का क्या मिला XX, यानी कि क्रोमोसोम में भी क्या है वेरिएशंस, इसमें नहीं, इसके अंदर फर्दर क्रोमोसोम में वेरिएशंस है जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन कॉजेस क्रोमोसोमल वेरिएशन। जहां पर आप ये वर्ड पढ़ लेते हो वेरिएशन, ये क्या शो कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी एलीली के लेवल पर है, बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर है, बायोडाइवर्सिटी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। तो बायोडाइवर्सिटी तो हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या शो कर रहा है कि इनके अंदर क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। फिर आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी लेती है, वो ये कहती है कि हमें क्या मिला, 50,000 वेरिएंट्स प्रेजेंट है, किसके अंदर, चावल के अंदर। ओराइजा सेटाइवा जो है, ओराइजा सेटाइवा में, ओराइजा सटाइवा चावल की कितनी वैरायटी है, 50,000 वैरायटीज। आप इमेजिन कीजिए कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, किसके अंदर, आपके राइस के अंदर। मैंगो, मैंगो आप देखिए, आप दशहरी खाते हो, आप लंगड़ा खाते हो, आप सफेदा खाते हो, आप केसरी खाते हो, तो ये क्या है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या शो कर रहा है, डिफरेंट टाइप, और इसकी वैरायटी कितनी है, 1000 वैरायटी जो है आपको किसमें मिल जाएगी, मैंजीफेरा इंडिका के अंदर 1000 वैरायटी। ये क्या शो कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। तो बायोडाइवर्सिटी तो आपको हर जगह मिलेगी, जेनेटिक लेवल पे मिलेगी, एलेलिक लेवल पे मिलेगी, क्रोमोसोम के लेवल पे मिलेगी। अब इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, आपने देखा होगा एशिया के लोग आप अलग से पहचान लेते हो, यूरोप में आप अलग से पहचान लेते हो, अलग अलग रेसेस आ गए। तो ह्यूमन बीइंग का क्या हो रहा है, डिफरेंट रेसेस, ह्यूमन बीइंग की अलग अलग रेसेस हैं। रेसेस मीन्स अलग अलग क्या है, इनके अंदर वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन्स, फॉर एग्जाम्पल निग्रो, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, क्या है ये, दीज आर वेरिएशंस। तो वेरिएशंस तो क्या है, हर जगह ही क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द genetic variations. NCERT is mentioning an example for the genetic biodiversity is Rauwolfia vomitaria. It is one of the medicinal plant found in the Himalayan range. Medicinal plant, और इसको आपने मेडिसिनल प्लांट क्यों कहा है, बिकॉज इट सिंथेसिस अ केमिकल विच इज नोन एज द रिसर्पाइन। दिस इज द केमिकल secreted by the Rauwolfia vomitoria. This is chemical, and this chemical have medicinal property which is found near the Himalayan range. तो हिमालयन रेंज के पास में पाया जाता है ये हिमालयन रेंज, कॉल राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये जो रिसर्पाइन है, ये केमिकल का कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इज डिफरेंट, कंपोजिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट, सेम यही प्लांट्स जो है, डिफरेंट प्लांट्स, ओके, मतलब एक में ज्यादा एक में कम, इस तरह का कंपोजिशन में जो वेरिएशंस आए हैं, ये किसका एग्जांपल है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्यों हुआ ऐसा, देखो आप ये सब जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, दैट इज द एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बना, एंजाइम, और एंजाइम ही क्या देता है, प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है रिसर्पाइन, ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है जो किसने सिंथेसिस करा है, इस प्लांट ड्रोफेलिया वोमिटोरिया ने। तो जिसके अंदर मोर जीन्स ऑफ रिसर्पाइन होगा
more gene of रिसरपाइन, वो उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट देगा किसके, रिसरपाइन पे, जिसके पास में लेस जीन है, लेस जीन फॉर रिसरपाइन गिव लेस प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिशन में वेरिएशंस है। सो देयर इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आपको हर जगह मिलेगी। तो NCERT explained the genetic biodiversity by Rafflesia vomitoria, which is secreted a chemical reserpine, and its composition is different in different plants of the reserpine. Some have more reserpine, some have less reserpine, just because of the genetic constitution, that is the DNA. Because one gene, one enzyme hypothesis आप जानते ही हैं। तो DNA के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन, और जीन से ही क्या मिल रहा है, केमिकल, दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज क्लियर थ्रू द Rafflesia vomitoria। सेकेंड इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या शो करती है कि डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज, या अलग अलग स्पीशीज जो हैं एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहते हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, सो डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया called species diversity। क्लियर, उसी को आप क्या कहोगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं टू फॉर्म के अंदर। ठीक है, हैव टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स है इसकी। पहली फॉर्म, फर्स्ट, दैट इज नोन एज द स्पीशीज रिचनेस। क्या कहेंगे हम इसको, स्पीशीज रिचनेस। ये टर्म एनसीईआरटी की है, पीछे समरी जो दे रखी है आपको चैप्टर में, उसमें मेंशन है। एंड अदर वन इज द स्पीशीज इवननेस। ओके, अब रिचनेस और इवननेस मतलब क्या हुआ, सपोज करो एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट स्पीशीज होती है। एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप, आपने मैमल्स ले लिया, मैमल्स के डिफरेंट स्पीशीज, तो आप ये कह सकते हो वन टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैव डिफरेंट स्पीशीज। क्या बना रही है, स्पीशीज रिचनेस। दूसरा आप ये देख सकते हो कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, आप मैमल्स भी ले रहे हो, आप बर्ड्स भी ले रहे हो, आप एम्फीबियंस भी ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। याद ये आपको रखना है, मैंने ये कहा है कि रिचनेस, स्पीशीज कितनी रिच है, ये आप कैसे बताओगे। अगर सपोज करो एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैमल्स। मैमल्स में आप स्पैरो भी देख रहे हो, सॉरी, मैमल्स में आप स्क्वेरल भी देख रहे हो, रोडेंट्स भी आप देख रहे हो, रूमिनेंट्स भी आप देख रहे हो, होमोसैपियंस भी आप देख रहे हो, तो बहुत सारी स्पीशीज आ रही है उसमें, तो आप उसको क्या कहोगे, यस दिस इज द स्पीशीज रिचनेस। अगर आप डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप देखते हो, आप आर्थ्रोपोडा भी देख रहे हो, आप मॉलस्का भी देख रहे हो, आप क्या कहते हैं दूसरे फिशेस भी देख रहे हो, एम्फीबियंस भी देख रहे हो, रेप्टाइल्स भी देख रहे हो, तब हम कहेंगे यस दैट हैव अ पर्टिकुलर एरिया है स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, अब एक टर्म जो और बताई है, दैट इज नोन एज द स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस क्या होता है, जैसे दो एम्फीबियंस हैं, दो रेप्टाइल्स हैं और दो मैमल्स हैं, तो आपको हमेशा एक ही तरह का नजर आएगा। सपोज करो एक छुप गया तो आपको एक न दिख रहा है, तो एक इवननेस से आपको नजर आएगी, ऐसा नहीं नजर आएगा कि बहुत सारा है। ठीक है ना, आपको एक इवननेस दिखेगी। ठीक है ना, तो इसमें आप टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं ले सकते अलग से, आप इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज नहीं ले रहे हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस है, ठीक है। एम्फीबियंस जो है वो वेस्टर्न घाट में भी है, ठीक है ना, और घाट, और दूसरा है आपका ईस्टर्न घाट। दो ही जगह तो इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब हम जब एम्फीबियंस देखते हैं वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, तो नंबर ऑफ एम्फीबियंस की बात नहीं कर रहा है। जो एम्फीबियंस बाहर आते हैं और शो करते हैं कि वो एक ही कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, दैट इज द एम्फीबियन। लेकिन आपको इवननेस का नजर आएगा इसमें, क्योंकि आप ये देखोगे कि डिफरेंट जो है, एक अमेजन रिवर का भी एग्जांपल दे रखा है, उसमें 427 एम्फीबियंस हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जितने एम्फीबियंस हैं वो एम्फीबियंस क्या है, इवन है, ठीक है ना। मतलब जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे लगभग एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंट। तो एम्फीबियंस के अंदर सपोज करो हाइला है, ठीक है, आपने टोड ले लिया, आपने फ्रॉग ले लिया, आपने सैलेंडर ले लिया, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके, ये सभी आपको नजर आ रहे हैं और वही इक्वल, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। तो आप क्या कहोगे कि यस, यहाँ पर स्पीशीज इवननेस है। आप गए ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में आपको सैलेंडर नजर आया क्योंकि ये कितने थे, 5। आपको हाइला मिला क्योंकि ये कितने थे, 4। आपको टोड और फ्रॉग नजर नहीं आए बिकॉज इनका कंपोजिशन बहुत ही कम था, 1-1। तो आप इस तरह की स्पीशीज को क्या कह रहे हो, स्पीशीज इवननेस नहीं है, वो वहां पर क्या है, दो कैटेगरी जो है, सॉरी एक ही कैटेगरी के दो एनिमल्स बहुत ज्यादा नंबर के अंदर है, सिलेंडर बहुत ज्यादा है, हाइला बहुत ज्यादा है। तो आप उसको क्या कहोगे कि ये ईस्टर्न घाट में आपको क्या नजर नहीं आई, स्पीशीज इवननेस नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, वेस्टर्न घाट के अंदर आपको क्या नजर आ रही है, स्पीशीज इवननेस। सिलेंडर भी 2 है, हाइला भी 2 है, टोड भी 2 है, फ्रॉग भी 2 है। तो आपको वहां पर क्या नजर आ रही है, स्पीशीज में इवननेस नजर आ रही है। अब हम स्पीशीज रिचनेस को 3 एग्जाम्पल से करते हैं, क्योंकि हमने बात करी है यहाँ पर किसकी, ज्योग्राफिकल एरिया की। डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर यहाँ पर हम 3 एरिया लेते हैं, एरिया 1, एरिया 2 और ये एरिया 3, 3 एरिया लिए हैं आपने, एरिया 1, एरिया 2 और ये रहा आपका एरिया 3। अब आप ये बताएंगे कि किसके अंदर स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया 1 की बात कर रही हूँ। एरिया 1 में जब आप गए तो आपने देखा बाहर क्या थे, क्रो थी, आपने देखा बाहर क्या थी, स्पैरो थी, आपने ये देखा कि बाहर कौन है, और पीकॉक है, ठीक है। सेम चीज आप किस में देख रहे हो, एरिया नंबर 2 में भी देख रहे हो, यानी कि सारे के सारे क्या है, एबीसी है। तो यानी कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है यहाँ पर क्या है, एक है, उसके डिफरेंट स्पीशीज है, ये भी एबीस की ही है। यहां पर भी आपने क्या देखा, क्रो देखा, स्पैरो देखा और पीकॉक देखा। लेकिन जब आप दूसरी जगह गए वहां पर आपको कौन मिला, वहां पर आपको स्पाइडर दिखा, ठीक है ना, वहां पर आपको स्पैरो दिखी, वहां पर आपको क्या कहते हैं, जो मैमल्स जो थे वो दिखे। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस किसमें है, तो हमारा आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली यहां पर आपको स्पाइडर भी दिख रही है, स्पैरो भी दिख रही है, मैमल्स भी दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं। सपोज करो मैं यहां पर 2 स्पाइडर, 2 स्पैरो और 2 मैमल्स कर देती हूं, तो यहां पर आपको अलग अलग डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप दिखे। इट मींस इस एरिया नंबर 3 की स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा है।
आप रिच उसी को तो कहोगे जिसके पास में क्या है, सब कुछ है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बंगला भी है, उसके पास नौकर भी है, उसके पास बहुत सारा बड़ा गार्डन भी है, उसके पास एक फार्म हाउस भी है, तो वैरायटी उसके पास है। आपने उसको क्या कहा, स्पीशीज रिचनेस। अब मैं बात करूंगी कि स्पीशीज इवननेस। एक तो आपको मालूम पड़ गया ये शो कर रहा है इवननेस, ठीक है ना। ये अगर इस तरह की कंडीशंस आती है, फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं 2 क्रो ले लेती हूँ, 2 स्पैरो ले लेती हूँ, 2 पीकॉक ले लेती हूँ, यही सेम शो करने के लिए, और इसमें मैं ले लेती हूँ 1 क्रो, 5 स्पैरो और 1 पीकॉक, ठीक है ना। तो जब आप इसको देखने गए एरिया नंबर 1 को, हो सकता है क्रो छुप गया हो और पीकॉक छुप गया हो और आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पैरो। आप क्या कहोगे, इवननेस नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर गए तो जितने आपको स्पैरो दिखे उतने ही आपको क्रो भी दिखे, उतने ही आपको पीकॉक भी दिखे, तो आप क्या कहोगे कि यहां पर स्पीशीज इवननेस ज्यादा है। सो दिस एरिया नंबर 2 क्या शो कर रहा है कि स्पीशीज इवननेस कहां पर सबसे ज्यादा है, एरिया 1 में ज्यादा है कि एरिया 2 में। ऑब्वियसली इन एरिया 2 हैव मोर स्पीशीज इवननेस। ओके, तो ये जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या शो करती है, स्पीशीज रिचनेस को शो करती है, स्पीशीज इवननेस को शो करती है। रिच आप तब कहते हो जब डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप प्रेजेंट हो और फिर उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ इसमें स्पीशीज रिचनेस ये है। लेकिन अगर एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप दे रखी है तो उसके अंदर भी जिसके अंदर इवननेस ज्यादा होगी उसको भी आप स्पीशीज रिचनेस कह सकते हो, ठीक है ना। और स्पीशीज इवननेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल दैट इज द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। दोनों के अंदर वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस इवननेस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी। इट मीन्स number of species forms in a particular geographical area. Clear? Now the third type is ecological biodiversity. अब आप देखिए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या हुई। अब हम ये जानते हैं कि इकोसिस्टम के पास में खुद की क्या होती है, अपनी बायोडाइवर्सिटी। अब हर इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिले एक बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर, तो इस तरह की डाइवर्सिटी को आप क्या कहोगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो इट इज फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया क्या, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इसको समझेंगे हम कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम, तो हम यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम ले लेते हैं और फिर उसमें से निकालते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्या लिया, माउंटेन लिया, तो माउंटेन खुद क्या हो गया, अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम, ठीक है। यहां पर आपने क्या लिया, एक ट्री लिया, तो ट्री खुद क्या हो गया, अकेला इकोसिस्टम। आपने यहां पर क्या लिया, पॉन्ड लिया, पॉन्ड क्या हो गया, खुद एक अपना इको सिस्टम। अब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप आए हैं इकोसिस्टम के, उसको आप क्या कह सकते हो, दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के 3 फॉर्म्स हैं, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा, ठीक है। अब देखो अल्फा, अल्फा क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस और इवननेस इन अ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम दैट इज बायोडाइवर्सिटी
of species richness or species evenness in a ecosystem। एक ही इकोसिस्टम आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या लिया हमने इसके लिए? पॉन्ड इकोसिस्टम। अब आप आ जाइए पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या क्या देखता है यहाँ पर। पॉन्ड में फ्रॉग है, पॉन्ड में लार्वा मिलेंगे आपको बहुत सारे, प्लैंक्टॉन्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, आपको स्नेक मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको डिफरेंट क्या मिल रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिल रही है। उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को आप क्या कहोगे? अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा बायोडाइवर्सिटी आप उसको कहेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या कहलाती है? अल्फा, जिसके अंदर हम एक ही इकोसिस्टम को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हो और सब जानते हैं कि इकोसिस्टम कभी भी अकेले एक आइसोलेटेड मैनर के अंदर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो फ्रॉग है वो बाहर भी आएगा, ठीक है। यहाँ से स्नेक जो है वो भी बाहर आ सकता है। यहाँ पर जो लिजार्ड होगी अंदर वो भी बाहर आएगी, ठीक है। तो वो बाहर आएंगे तो बाहर के मटेरियल को खाएंगे, बाहर दूसरे इकोसिस्टम को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए, इस इकोसिस्टम से निकले दूसरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। वो दे आर द मेंबर ऑफ सम अनदर इकोसिस्टम। हो सकता है वो किसी माउंटेन के अंदर चले जाएं, गुफा में। भाई शिव जी भी चले गए तो ये भी जा सकते हैं। तो यहां पर इस स्पीशीज को रिप्लेस कौन करेगा? अब एक चीज तो क्लियर है कि स्पीशीज जो है जिस भी इकोसिस्टम के अंदर रह रही है वो इकोसिस्टम आइसोलेटेड मैनर के अंदर वर्क नहीं करता, ठीक है। नंबर 1 बीटा जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लिखेंगे ये चीज, दैट इज नो इकोसिस्टम वर्क इन अ आइसोलेटेड मैनर। सबसे पहली बात, कोई भी अकेले काम नहीं करेगा। यहां पर स्पीशीज निकलेगी, यहां से रिप्लेस हो रही है। इसकी स्पीशीज स्पैरो है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर ग्रासलैंड हो, उसमें से कैटल वगैरह जाए और यहाँ का पानी पिए। हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती रह रही हो, ठीक है ना। उस बस्ती में जो पर्टिकुलर एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जिसकी बात अपन कह रहे हैं, वो यहाँ पर रह रहे हो और वो क्या कर रहे हो? इस कुएं का पानी पी रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक स्पीशीज दूसरी उससे क्या हो रही है? रिप्लेस हो रही है। इकोसिस्टम के बीच में जो ग्रेडियंट आया है, यानी कि 2 या 3 इकोसिस्टम है, तो उसमें भी आप ग्रेडियंट वर्ड यूज कर सकते हो। डिफरेंट इकोसिस्टम, दे आर डिफरेंट इकोसिस्टम ग्रेडियंट्स। तो यहां पर स्पीशीज जो है वो आइसोलेट नहीं होगी। जब स्पीशीज आइसोलेट नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि मोर अल्फा मीन्स मोर बीटा। भाई जब अल्फा ज्यादा होंगे तभी तो यहां पर आएंगे, ठीक है ना। जब यहां पर आएंगे तो यहां से रिप्लेस भी होंगे, रिप्लेस भी होंगे तो ऑब्वियसली जब अल्फा ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा होगा। अगर अल्फा स्पीशीज ज्यादा होंगी तो बीटा स्पीशीज भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। बिकॉज स्पीशीज रिप्लेसमेंट होता रहता है, रिप्लेसमेंट अमंग डिफरेंट इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम अकेले वर्क नहीं करता। इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज द बीटा बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? अब अल्फा और बीटा को प्लस कर दो, क्या बन गया आपका? गामा बायोडाइवर्सिटी। सो गामा बायोडाइवर्सिटी क्या हुई? बायोडाइवर्सिटी दैट इज सम ऑफ अल्फा एंड बीटा बायो डाइवर्सिटी। ये पूरी क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज गामा, गामा बायो डाइवर्सिटी। इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। मीन्स अल्फा अगर एक इकोसिस्टम है, बीटा 2 या 3 इकोसिस्टम है, गामा दोनों को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? गामा बायोडाइवर्सिटी। तो जितने भी इको
इकोसिस्टम है, डिफरेंट इकोसिस्टम इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब आप देखिए इंडिया है, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम और एक नॉर्वे का स्कैंडिनेवियन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू इसको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को क्लियर करते हैं। अब हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को क्लियर करेंगे किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इंडिया है, इंडिया के अंदर आप देखिए कौन कौन से इकोसिस्टम आ रहे हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम आ गया अपना राजस्थान में, ठीक है। अपना वेस्टर्न घाट आ गया, दैट इज द वेटलैंड। अपने यहां पर ऑब्वियसली एस्चुरीज का नंबर बहुत ज्यादा है, एस्चुरीज आपको मिल जाएंगी साउथ के अंदर, मुंबई के अंदर, ठीक है। अपने यहां पर क्या आ गया है? ग्रासलैंड आ गए बहुत सारे। ट्रॉपिकल एरिया, हम खुद ही ट्रॉपिकल एरिया में, तो ट्रॉपिकल रिच एरिया हमको मिल जाएगा। टेम्परेट रिच एरिया हमारे पास में हिमालयन जोन के अंदर, ठीक है। तो जब इतने सारी क्या है अल्फा बायोडाइवर्सिटी है, ऑब्वियसली ये क्या शो कर रही है? हर इकोसिस्टम को शो कर रही है। एस्चुरी भी एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल भी एक इकोसिस्टम है, तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम है। तो यहां पर ये जो इकोसिस्टम है, जितने इकोसिस्टम ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अल्फा बायोडाइवर्सिटी होगी, और जितनी ज्यादा अल्फा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा बीटा होगी, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा बीटा और अल्फा उतनी ज्यादा गामा। तो ये क्या शो करता है कि जिसके पास में अल्फा ज्यादा है, जिसके पास में इकोसिस्टम ज्यादा है, ऑब्वियसली उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। और जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो रही है तो अल्फा ज्यादा हो रहा है, तो बीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो अल्फा की वजह से बीटा ज्यादा, और दोनों का सम कर दो तो गामा भी ज्यादा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल को क्या कर रही है? कंसिडर कर रही है। वो एग्जाम्पल है नॉर्वे का। नॉर्वे की एक जो है इन्होंने एग्जाम्पल लिया है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन is the place in the Norway that have less biodiversity because of less number of alpha diversity। तो जब अल्फा बायोडाइवर्सिटी ही कम होगी तो ऑब्वियसली बीटा भी क्या होगा? लेस। और जब बीटा लेस है तो गामा भी क्या होगा? दैट इज लेस इन नंबर, ठीक है। जब हम इसका कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू द इंडिया, कंपेयर टू इंडिया, तो इंडिया के अंदर मोर अल्फा है, और जहां पर मोर अल्फा मीन्स मोर बीटा, और जहां पर मोर बीटा वहां पर ऑब्वियसली मोर गामा। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्वे स्कैंडिनेवियन। ओके, आई थिंक आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक अब क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज ऑल जनरल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। क्लियर?